मैं डॉक्टर नरेंद्र झा डिग्री 3 के ऑनर्स के स्टूडेंट से फिर बात कर रहा हूँ और इस लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे जो पिछला लेक्चर था फ्रांसीसी क्रांति पे। वीडियो जो लेक्चर था मेरा उसको आगे बढ़ाएंगे। और आपको याद होगा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने फ्रांस की 1789 की क्रांति के बारे में कारणों के बारे में बात करनी शुरू की थी और उस क्रम में मैंने उस क्रांति के राजनीतिक कारणों पर चर्चा शुरू की थी। तो एक कारण में जो मैंने आपसे बताया था वो था कि फ्रांस में राजतंत्र जो था वो निरंकुश था, राजा के हाथों में सारी शक्तियाँ केंद्रित थी। दो संस्थाओं की चर्चा हमने पिछले क्लास में की थी। एक संस्था थी, इसका नाम लिया था हमने, वो स्टेट्स जनरल थी जो फ्रांस की फ्यूडल पार्लियामेंट थी। इस संस्था की स्थापना 1302 में हुई थी और इसका काम था राजा को परामर्श देना। लेकिन इसे हम लोग फ्रांस के फ्यूडल पार्लियामेंट के रूप में भी समझ सकते हैं कि ये फ्रांस का फ्यूडल पार्लियामेंट था। लेकिन दुर्भाग्य से इस स्टेट्स जनरल की आखिरी बैठक 1614 में हुई थी, यानी फ्रांस की क्रांति के वर्ष से 175 साल पहले। यानी कि ये संस्था जो थी स्टेट्स जनरल, जो फ्रांस की फ्यूडल पार्लियामेंट थी, वो मृतप्राय संस्था हो चुकी थी और राजा पर किसी तरह का अंकुश लगाने की स्थिति में थी नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी पिछले 175 साल से। एक दूसरी संस्था फ्रांस में हुआ करती थी जिसको पार्लमा बोलते हैं, और फ्रांस के डिफरेंट जो प्रोविंसेस डिपार्टमेंट्स हुआ करते थे, वहाँ पर प्रांत जो हुआ करते थे, वहाँ पर ये पार्लिमा हुआ करती थी। और नाम सुनकर आपको लगता होगा पार्लियामेंट से मिलता जुलता है। तो इन बहुत सारे पार्लियामास थे अलग अलग जगहों पे। सबसे जो पुरानी पार्लियामा थी फ्रांस में वो थी पार्लियामा ऑफ पेरिस। और ये जो पार्लियामा नाम की जो संस्थाएं हुआ करती थी, ये सेमी लेजिस्लेटिव पावर भी था इनके पास और सेमी जुडिशियल पावर भी था। यानी कि ये न्याय भी करती थी और कोई कानून या कोई जो राजा लाना चाहे और कोई टैक्स राजा इंट्रोड्यूस करना चाहे, तो जब तक पार्लियामा पेरिस उसका अनुमोदन नहीं कर देती थी तब तक वो टैक्स नहीं लाया जा सकता था, वो कानून वैध नहीं होता। तो थियोरेटिकली ये संस्था थी जो राजा के अधिकारों को चेक कर सकती थी। लेकिन अभी तक का इतिहास रहा था कि राजा धमकाकर और पार्लियामा के सदस्यों को घूस देकर भी, पैसा देकर भी और धमकाकर वो नॉर्मली अपनी बात मनवा लेता था। तो ये संस्था भी बहुत काम की नहीं थी। दूसरी जो बुराई थी फ्रांस के राजनीतिक जीवन में वो थी कि राजा की जो व्यक्तिगत ज़िंदगी थी वो बहुत ही लग्जूरियस लाइफस्टाइल में जीता था। वो वर्साई में बड़े महल में रहता था, सैकड़ों की संख्या में दास दासी थे। तीसरी जो फ्रांस की राजनीतिक व्यवस्था में बुराई थी कि वहाँ पर किसी किस्म के स्वतंत्रता संबंधी जो अधिकार होते हैं किसी भी नागरिक के, जो आज की तारीख में जिन्हें हम मौलिक अधिकार मानते हैं, वो उस वक्त एब्सेंट था। फ्रांस में एक गिरफ्तारी का एक वारंट होता था, लेत्रे दे काशे बोलते हैं उसको। उसमें वो बेचा भी जाता था और उस पेपर पर किसी का नाम लिखकर, उस गिरफ्तारी के वारंट पे किसी का नाम लिखकर किसी को भी पकड़ा जा सकता था, पकड़वाया जा सकता था। और वहाँ पर जो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत लिबर्टी की रक्षा करने के लिए जो एक बहुत महत्वपूर्ण कानून होता है किसी भी डेमोक्रेटिक स्टेट में, जिससे हम लोग बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम कहते हैं, हैबियस कॉर्पस कहते हैं, वो वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता था। इस एक्ट का मतलब है कि पुलिस अगर किसी व्यक्ति को
गिरफ्तार करती है, किसी भी वजह से गिरफ्तार करती है, तो उस व्यक्ति को किसी जज मैजिस्ट्रेट के सामने लाया जाएगा और वहाँ पर जज और मैजिस्ट्रेट के सामने पुलिस बताएगी कि किस विशेष कारण से और किस कारण से उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। अगर मैजिस्ट्रेट को वो कारण जस्टिफाइड लगेगा तब तो वो व्यक्ति उसको जेल भेजा जाएगा, अन्यथा वो व्यक्ति रिहा कर दिया जाएगा। और ये काम 24 घंटे के अंदर होना होता है। तो फ्रांस में इस किस्म की कोई व्यवस्था नहीं थी। एक और गड़बड़ी थी फ्रांस में कि कानूनों में कोई एकरूपता नहीं थी, इकोनॉमिक रेस्ट्रिक्शंस भी थे। जैसी बुराइयां फ्रांस के राजनीतिक जीवन में थी, वैसे ही बुराई फ्रांस के सामाजिक जीवन में थी। समाज का जो स्ट्रक्चर था, सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर था, वो फ्यूडल स्ट्रक्चर था और किसी व्यक्ति का जो स्टेटस था समाज में, उसकी जो स्थिति होती थी, वो दरअसल उसके जन्म से तय होती थी। फ्रांस का समाज बेसिकली दो वर्गों में बटा हुआ था। एक प्रिविलेज क्लास था और दूसरा अनप्रिविलेज क्लास था। एक सुविधा प्राप्त वर्ग था और दूसरा सुविधाहीन वर्ग था। प्रिविलेज्ड वर्ग के अंदर भी फिर दो वर्ग थे। एक वर्ग था रोमन कैथोलिक जो चर्च था उसके पादरियों का, और कहते हैं कि रोमन कैथोलिक चर्च जो था वो फ्रांस में राज्य के अंदर एक अलग राज्य की सत्ता रखता था। तो उसके जो प्रीस्टली क्लास के लोग होते थे, पादरी जो होते थे, वो भी सुविधा प्राप्त वर्ग के सदस्य होते थे। और दूसरा जो सुविधा प्राप्त वर्ग था वो फ्रांस के कुलीन लोगों का था और नोबिलिटी का वर्ग था। थोड़ी सी बात इन पे। रोमन कैथोलिक चर्च के पास फ्रांस की जो ज़मीन थी उसका करीब करीब 20% वो ओन करता था। और सदस्यों की संख्या, जो प्रीस्टली क्लास के सदस्य थे उनकी संख्या करीब 1,30,000 के करीब थी। ये बहुत एक्यूरेट फिगर नहीं है पर अप्रॉक्सीमेट फिगर है ये सब। दूसरा ये जो प्रीस्टली क्लास था या रोमन कैथोलिक चर्च था, ये लोगों से एक टैक्स भी लेता था जिसको टाइथ बोलते थे। तो इतनी ज़मीन का स्वामी था, लोगों से ये एक टैक्स लेता था। तो कुल मिलाकर रोमन कैथोलिक चर्च बेहद पावरफुल और बेहद प्रिविलेज संस्था थी। और उसके जो पादरी हुआ करते थे और बड़े पद पर जो होते थे रोमन कैथोलिक चर्च के अधीन, वो बहुत ही अय्याशी का जीवन व्यतीत करते थे। तो फ्रांस में एक वर्ग ये था। दूसरा जो सुविधा प्राप्त वर्ग था फ्रांस के अंदर, वो था नोबिलिटी का क्लास था। अब नोबिलिटी का क्लास जो था, नोबिलिटी के पास भी ढेर सारी ज़मीन थी। करीब 1/4 आप कह सकते हैं 25% के करीब जो ज़मीन थी उसका मालिक ये क्लास होता था। और इस क्लास के लोग भी, नोबिलिटी के लोग भी राजा को टैक्स नहीं देते थे और लोगों से बहुत तरह के टैक्स लेते थे। और सरकार और सेना और चर्च के जितने बड़े पद थे, वो सारे के सारे पद जो थे वो इसी कुलीन वर्ग के बच्चों के लिए सुरक्षित होते थे। तो एक बहुत बड़ी सुविधा थी इस वर्ग के लोग को कि जितने महत्वपूर्ण पद होते थे वो कुलीन वर्ग के बच्चों के लिए सुरक्षित हो जाते थे। और ज़मीन इनके पास थी जिस पे ये राजा को टैक्स नहीं देते थे। ओकेजनली राजा को ये कुछ गिफ्ट करते थे, पर राजा फिर इन्हें वापस गिफ्ट कर देता था। तो राजा को या स्टेट को इस वर्ग से कोई किसी किस्म की कोई आमदनी नहीं थी। और अभी तुरंत हम लोगों ने बताया कि जितने महत्वपूर्ण पद होते थे वो इस वर्ग के लोगों के लिए सुरक्षित थे। इन दोनों वर्गों, मतलब नोबिलिटी और क्लार्जी, क्लास के जो लोग थे वो उनकी जनसंख्या करीब 5 लाख थी। और 1789 में फ्रांस की आबादी करीब 2,50,00,000 थी। तो बहुत ही छोटा परसेंटेज था फ्रांस की कुल आबादी का ये। इनके अलावा
क्लार्जी और नोबिलिटी के अलावा जो देश की बाकी बची जनसंख्या थी, बाकी बचा जो पॉपुलेशन था, वो उसको थर्ड स्टेट के रूप में जाना जाता है। पहले दोनों स्टेट्स को जो स्टेट्स जनरल की जो चर्चा की है, तो स्टेट्स जनरल के बारे में बता दें कि उसमें 3 सदन होते थे और पहले सदन में क्लार्जी क्लास के प्रतिनिधि होते थे, दूसरे सदन में कुलीन वर्ग के प्रतिनिधि होते थे और तीसरे सदन में ये थर्ड स्टेट जो था, देश की जो बाकी बची जनता थी 2,45,00,000, उसके प्रतिनिधि सदस्य होते, अगर ये संस्था एग्जिस्ट करती होती तो ये जो तीसरा जो वर्ग था थर्ड स्टेट, ये इसमें किसान थे, सर्फ्स थे, जो जिसे आप मिडिल क्लास के नाम से जानते हैं, वेल टू डू बिजनेसमैन हुए, प्रोफेसर्स हुए, टीचर्स हुए, पेजेंट्री क्लास के कृषक वर्ग के लोग हुए, और टेक्निकल काम से जुड़े हुए लोग हुए। तो ये बाकी बचे उन दोनों वर्गों को छोड़कर, यानी चर्च के जो पादरी थे और कुलीन वर्ग के लोगों को छोड़कर बाकी जो बची देश की जनसंख्या थी, वो अनप्रिविलेज क्लास थी। अनप्रिविलेज का मतलब कि वो सुविधाहीन थी। इस वर्ग के लोगों को स्टेट को टैक्स देना पड़ता था, कुलीन वर्ग को तरह तरह के ड्यूज़ देने पड़ते थे, फ्यूडल ड्यूज़ देने पड़ते थे, चर्च को टैक्स देना पड़ता था। तो टैक्सेशन का सारा भार, स्टेट का जो खर्च था, इसी वर्ग के लोगों को उठाना पड़ता था। और वो दो वर्ग जिनके पास लगभग 45% देश की ज़मीन थी, उसके स्वामी थे, वो टैक्सेशन से लगभग बच जाते थे। दूसरी जो सुविधा थी, अभी तुरंत हम लोगों ने कहा कि सारे बड़े पद जो थे वो कुलीन घराने के बच्चों के लिए सुरक्षित थे। ये जो थर्ड स्टेट था, जिसमें मध्य वर्ग के लोग जो थे, जो पढ़े लिखे थे और जो पैसे वाले भी थे, जिनके पास भी पैसा था, तो इन लोगों को ये बात बहुत अखरती थी कि शिक्षा होने के बावजूद, पैसा होने के बावजूद, सरकार में या सेना में या चर्च में कोई भी बड़ा पद जो था वो इन्हें नहीं मिलता। तो ये बात इनको बहुत अखरती थी। तो फ्रांस के सामाजिक जीवन में भी ये बुराई थी। और एक कहावत थी वहाँ पर, नोबल फाइट, क्लार्जी प्रे एंड पीपल पे। कुलीन वर्ग के लोग जो होते हैं वो फाइट करते हैं, क्लार्जी है, पुजारी लोग जो हैं वो प्रे करते हैं, और बाकी बची जो जनता है वो पे करती है। तो सामाजिक जो स्ट्रक्चर था फ्रांस का, वो भी विसंगतियों से भरा हुआ था। आर्थिक जो फ्रांस की इस क्रांति का कारण था, वो था कि सारा खर्च, जो अभी तुरंत हम लोगों ने चर्चा की है कि देश का सारा खर्च जो था, वो जो नॉन नोबल क्लास था, नॉन क्लरिकल क्लास था, और जो रूरल पॉपुलेशन था, वो उन पे पड़ जाता था सारा खर्च। चर्च का भी खर्च का भार बहुत हद तक उठाते थे। नोबिलिटी के लोगों को बहुत तरह के ड्यूज़ देते थे, सरकार को लैंड टैक्स देते थे। तो और बहुत बार होता था कि ये टैक्सेस जो थे वो बहुत आर्बिट्रेरली बढ़ा दिए जाते थे। तो एक बहुत ही फ्लॉड टैक्सेशन का सिस्टम था फ्रांस में। और ये भी टैक्सेशन का जो बर्डन था वो भी इनइक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड था। ठीक है, तो फ्रांस की जो ये जो व्यवस्था थी, वो राजनीतिक जीवन उसका, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर उसका बुराइयों से भरा हुआ था, सोशल स्ट्रक्चर उसका बुराइयों से भरा हुआ था, और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो था वो बुराइयों से भरा हुआ था। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि ये सारी बुराइयां जो थी वो यूरोप के दूसरे देशों में भी थी। फ्रांस इस मामले में कोई बेहद
अनूठा देश नहीं था। जिन बुराइयों की चर्चा हमने की है, यूरोप के दूसरे देशों में भी उसी किस्म की या शायद उससे और ख़राब रूप में ये सारी बातें मौजूद थी। हर जगह पे निरंकुश राजतंत्र था, नोबिलिटी जो थी वो प्रिविलेज थी और चर्च प्रिविलेज था, टैक्सेशन का जो बर्डन था वो इनइक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड था। तो ये बुराई सिर्फ फ्रांस में ही नहीं थी, बाकी जगहों पर भी थी। लेकिन क्रांति फ्रांस में हुई तो जरूर ही फ्रांस के साथ कुछ ऐसा रहा होगा जो यूरोप के बाकी देशों में नहीं था, और वो हमें ले आता है फ्रांस के 1789 की इस क्रांति के जो बौद्धिक कारण थे, या उस क्रांति की जो बौद्धिक पृष्ठभूमि थी, उसका जो इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड था, वहाँ हम लोग को ये ले आता है। और अगले अपलोड में जो तुरंत हम करने जा रहे हैं, अगला लेक्चर, उसमें फिर वहाँ से हम बात शुरू करेंगे। अभी इस लेक्चर को अभी स्टॉप कर रहे हैं।